नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर टाइम न्यूज 100। हमारे साथ मौजूद है संजय नोटियाल सर। यह हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 9 नवंबर में राज्य जयंती उत्तराखंड में मनाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए। अब उन्होंने जो बातें कही हैं, घोषणाएं की हैं, तो क्या आप उनके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व के एक राजगुरु के रूप में आज शासन कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उनके चेहरे पर जो कल बिहार में रिजल्ट देखा गया है, बिल्कुल। आज पूरा बिहार जहाँ भगवामयी हुआ और एनडीए का एक पूर्ण बहुमत वहाँ पे आया है, जी। तो ये सब आज माननीय मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। और उत्तराखंड में उनका एक आध्यात्मिक, उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे बिताया और बहुत लगाव उनका उत्तराखंड से है। और जिस हिसाब से वो पहले भी पूर्व में, चाहे देवी आपदा हो या कोरोना काल का टाइम हो जी। या अभी रजत जयंती पर 8140 करोड़ की जितनी योजनाओं का उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया, आज एक नींव रख के वो उत्तराखंड में गए हैं। तो जी। अगले आने वाले 50 सालों में उत्तराखंड को एक नंबर वन, जो 50 वर्ष जब उत्तराखंड के पूरे होंगे, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, पर्वतीय क्षेत्रों में एक नंबर वन राज्य के रूप में उभर के आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस हिसाब से आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी युवाओं के साथ काम कर रहे हैं और उनके विजन को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक आने वाला समय हमारा एक स्वर्णिम काल होगा। और रजत जयंती पे उन्होंने बहुत लोगों से खेती से रिलेटेड बातों का आज योजना एक नींव रख के वहाँ गए हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तो विशेष प्यार और खासकर देवभूमि केदारनाथ के प्रति तो उनका जो लगाव देखा है, उसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उनका हम तो बहुत छोटे से सिपाही हैं, क्योंकि एक बूथ स्तर पे काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमें भी बहुत, जब उनको सामने देखते हैं तो लगता है कि एक सच में एक कोई दिव्य शक्ति हमारे सामने आके खड़ी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके जब हमने उनकी बातें सुनी, क्योंकि उस कार्यक्रम में हम भी गए थे, बहुत कम मौका होता है। और उत्तराखंड तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों में वो 8 से 9 बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो इतना प्यार हमें करते हैं। और रजत जयंती में बहुत तोहफे वो उत्तराखंड को देके गए। और मैं रजत जयंती की सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। वेरी गुड सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कम की है, बहुत लोगों का कहना है जीएसटी कम हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन चीज़ों पे जीएसटी कम ही नहीं हुई है, जो कि छोटी चीज़ें लोगों का उनका लाभ ही नहीं हुआ है। तो क्या आपके विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप एक चीज बताइए, लोग जहाँ तक हम जब जीएसटी कम हुआ था तो हम बहुत व्यापारियों से मिले, बहुत छोटे दुकानदारों से मिले। जी। आज जहाँ हमारी रोज दिनचर्या की चीजें से दूध दही मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, वहाँ पे 18 से 12% जीएसटी लगा करता था, वो सीधे सीधे 5% के स्लैब में आ गए। तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ चीजें जो थी, जो 28% थी, वो सीधे 18% पे आ गई है, क्योंकि अभी शायद मेरे हिसाब से सबसे हाई स्लैब 18% है। तो कैसे हम कौन लोग, देखिए विपक्ष का काम है गुमराह करना। कल जीत पर भी जब मैं देख रहा था बिहार जीत रहे थे, तो हमारे विपक्ष के नेता अब आके कह रहे हैं कि फिर वही मशीनों का रोना रो रहे हैं। तो ये तो सबको पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होना है। अगर आप एक घरेलू चीज़ों को देखा जाए तो बहुत कम जो हमारी दैनिक जीवन में उपयोग होती है, उस सब चीज़ों से जीएसटी कम होने से उन सब चीज़ों पे असर पड़ा है। और एक गरीब परिवार, जो एक मध्यम परिवार है, उनकी आय में जरूर बढ़ोतरी हुई इस कारण कि जीएसटी से खर्चे कम हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं भी एक मध्यम परिवार से और बहुत निम्न परिवार से आता हूँ, तो मैं खुद अगर मैं कहूँ तो आज दूध में जीएसटी कम हुई, दूध के रेट कम हुए हैं, दही के रेट कम हुए हैं, घी के रेट कम हुए हैं, और अन्य ऐसी खाद्य चीजें हैं, हमारी दैनिक चीजें हैं, जिनमें जीएसटी बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसमें ले रहे हैं, कॉलेज और बाहर के बच्चे भी यहाँ पर इसमें खुलेआम कर रहे हैं। तो जिस तरह से 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इन 25 वर्षों में उत्तराखंड में नशा और ज्यादा बढ़ गया है। तो आप क्या शासन प्रशासन को लेकर अपील करेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे, या खुद से आपने कोई नए कदम उठाए? देखिए, नशा, जब हमारा एक युवा और हमारा बच्चा जब नशा करता है, तो सबसे पहले ये हमें जागरूक अपने परिवार से लाना पड़ेगा। देखिए, सरकार और प्रशासन तो अपना काम करता ही है, रोज पकड़ भी रहे हैं, बहुत सारे स्कैम करते भी हैं, उन्हें ओपन करते हैं। लेकिन आप नशा कैसे खत्म कर पाओगे? क्योंकि
नशा एक ऐसी चीज है जो घर के हमारे घर के हमारे संस्कारों से उग कर तब वो समाज में आता है। अगर सब माँ बाप हमारे छोटे जो निम्न परिवार और जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो आज नशे के बहुत आदी होते जा रहे हैं, अगर हम अपने परिवार और अपने परिवार वालों को इतना जागरूक करें कि नशा घर से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं एक दबाव होता है पुलिस और सरकार पर कि नशा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है नशा? अगर मैं अपनी जिम्मेदारी समझूं, अगर मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी समझूं, अपने बच्चों को समझाऊं कि बेटा ये नशा गलत चीज़ है, आप एक गलत राह पे जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि मेरे पास 60% क्षेत्र बस्ती बाहुल्य क्षेत्र है जी। और जब हम रोज देखते हैं कि वहाँ नशा बिक रहा है, वहाँ नशा छोटे छोटे बच्चे नशे के पैडलर बन गए हैं। और पहले वो क्योंकि जो यहाँ पे DIT और IMH जैसे कॉलेज के बच्चे यहाँ रहते हैं तो वो तो एक हाई प्रोफाइल है, उन्हीं को पैडलर बना के उन्हीं से खरीदते हैं, फिर उन्हीं को बेचना सिखाते हैं। तो मेरा सभी माँ बाप जो हमारे यहाँ परिवार रहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के बसिंदे हैं, उनसे यही आग्रह है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि हमारा एक कम्युनिकेशन गैप आज इतना कम हो गया है माँ बाप का और बच्चों का। मोबाइल आज क्योंकि सोशल मीडिया का इतना जमाना है, बच्चे आज मोबाइलों में व्यस्त हैं और हर चीज़ देखते हैं मोबाइल से, और इसलिए माँ बाप बच्चों से कम्युनिकेशन करती ही नहीं है। और मेरे को लगता है यही कारण है जो नशे की तरफ हमारे बच्चों को लेके जा रहा है। क्योंकि अगर मैं निम्न वर्ग की बात करूं, उनके सुबह माँ बाप दोनों मजदूरी या घरों में चूल्हा चौका करने चली जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो हमें बहुत एक थोड़ा समय निकाल कर कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल के आने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, स्कूल जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे आज समाज में बहुत नशा कर रहे हैं और उन्हीं के यहाँ सबसे ज्यादा नशे की स्थितियां पैदा हो रही है। तो ये मैं सरकार तो जो काम कर रही है और कई करोड़ों रुपए जागरूक करने में खर्च भी कर रही है, लेकिन फिर भी ये बीमारी नहीं मिटने वाली। इसके लिए जहाँ सरकार ठोस कदम उठा रही है, वहीं हम परिवार, हम निम्न वर्ग के परिवारों को हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है क्योंकि बिजली की खपत बढ़ती जा रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है, जनता का, जितनी भी जनता है, कि इन स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और उनके लिए कोई सरकार से या बिजली घर में जाकर अधिकारियों से अपील की जाए। अगर मैं स्मार्ट मीटर की बात करूँ तो देहरादून जिले का एक मेरा ही वार्ड ऐसा था जिसने सबसे पहले इसका विरोध किया था। जी। अब मैं समझ सकता हूँ कि पता नहीं सरकार और क्या योजनाएं और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने क्या सोचा होगा, ये तो जिन अधिकारियों ने और जिन्होंने इसका प्रपोज रखा वही बता सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये कि इस टाइम एक मध्यम और निम्न वर्ग के परिवार पर बहुत भार इसका पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे अभी आपके सामने ये बैठे हुए हैं यहाँ पे एक बस्ती में गार्ड की नौकरी करते हैं और बता रहे कि 1400, 1500, 2000 रुपये पर महीने बिल आ रहा है, जबकि पहले 2 महीने का बिल ही इनका 1200-1300 रुपये आता था। तो एक सरकार को इस तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो काउंट होकर जाती है और जब मंच पर एक बड़े मंच पर एक बड़ा रूप आंदोलन का रूप लेती है तब एक गली की फांस फंसती है। मेरा प्रशासन और सरकार और विभाग से फिर आग्रह है कि जिस तरीके से एक मनमर्जी से मीटर लगाए गए, अब क्योंकि मेरी इस विषय में वार्ता भी हुई है इनके चीफ जो यूपीएसएल हैं और एक्शन जो यूपीएसएल के, इनसे वार्ता हुई है। उनका ये कहना है, उन्होंने अभी तो हाल फिलहाल रोक दी ये मीटर लगने, बट उनका ये कहना है कि अब ये उतर तो नहीं सकते, बट इनके जहाँ ऐसी शिकायतें आ रही है वहाँ वो चेक मीटर के माध्यम से उनको जांचा जा रहा है और बहुत सारे बिलों को हमने सही भी करने का काम किया है। लेकिन फिर भी ऐसी चीजों को थोपा ना जाए किसी पर, उसकी परमिशन जरूर ले, जैसे एक सीलिंग सर्टिफिकेट। क्योंकि मैंने जब देखा था, जब मेरे यहाँ लगे थे ये मीटर, तो क्योंकि मीटर तो बाहर खंबे में लग रहे थे, उन्होंने उठा के किसी का भी मीटर चेंज कर दिया। जब बिल आया तब पता चला कि हमारे तो कोई नया मीटर लग चुका है। तो ये एक जो मनमर्जी विभाग चला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब हो रही है और इसमें हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मीटरों को या जनता के हित में काम करने चाहिए। क्योंकि हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है जहां हम बिजली उत्पादित करते हैं और इतने डैम हम बनाने जा रहे हैं, और फिर उसी प्रदेश के लोगों को अगर इतनी महंगी बिजली मिलेगी और इस बिजली की वजह से उनके वित्त और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अगर खराब होगी
तो ये थोड़ा दुखदायी है। इसमें प्रशासन और सरकार को दोनों को सोचने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। सर हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से आप एक युवा हैं, 53 इंजन की सरकार बन गई है, आपने देखा ही होगा जिस तरह से धरातल पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, कई लोगों को नुकसान भी हो रहा है, कई फायदे भी हो रहे हैं, और युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार भी है, कई मुद्दे हैं। तो आप अपने युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड पर्यटन देव भूमि है यहाँ पे, जी और सच अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड में काम करने वालों की कमी नहीं है। बिल्कुल। अगर आज आप अगर पहाड़ से लेकर और नीचे मैदान तक घूमे उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लोग आकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में काम की कमी, आज मैं बता रहा हूँ, हमारा जो गढ़वाल भौगोलिक क्षेत्र है, जो यहाँ का युवा है, कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया, और ये सच्चाई है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग शर्म करते हैं काम करने में। अगर अपनी बात करूँ, जब मैं इस बार का पार्षद बना था, अब तो मेरी धर्मपत्नी पार्षद है यहाँ पे, तो मैंने कोशिश करी थी कि जो बाहरी राज्य से आए हुए रेहड़ी ठेली वाले हैं, उन्हें हटाकर अपने यहाँ लोकल युवा को यहाँ पे काम दिया जाए। तो उन्हें शर्म आती है रेहड़ी ठेली लगाने में। आज भाई, अगर एक ठेली आप लगाते हैं तो 1000 से 1500 रुपए पर डे आप कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का युवा शर्म करता है और एक ही तरफ जाता है कि हमें सरकारी नौकरी। भाई, एक लिमिटेशन है सरकार की, एक उतनी तो पद भर पाएंगे जितने विभाग में पद होंगे, कहाँ से इतने पद सृजित करे जाएंगे। हम सब युवाओं को, जो उत्तराखंड के युवा हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने पे एक जो अपने रोजगार की तरफ, अपने गाँव की तरफ, अपनी जमीनों की तरफ। मैं अभी आपको बता रहा, मेरे वहाँ का एक लड़का अंकित पवार, और उसने वहाँ पे जाके एक खेती कर रहा है, मेडिसिन की खेती, कुछ पौधे उगा रहा है और बहुत कुछ से लाखों रुपए कमा रहा है। तो मैं उस युवा का बहुत लोगों को उदाहरण देता हूँ कि देखिए ये काम कर रहा है, आप भी इनकी तरह काम जाइए। और हमारे पास तो कृषि मंत्रालय, हमारे माननीय मंत्री जी खुद कृषि मंत्री है, उनसे हम मदद आपको दिलाएंगे। पर लेकिन यहाँ का युवा सिर्फ एक तरफ, या तो नशे की तरफ भाग रहा है या फिर सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है, लेकिन वो जमीन पर, अपनी मिट्टी पर आज काम नहीं करना चाह रहा है। यही बहुत बड़ा कारण है कि जो बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं रियली बताऊं, जब मेरा गांव जात दुर्नी महादेवता से ऊपर ही था, हमारे यहाँ एक लाल चावल हुआ करता था, जिसे कहते हैं कि शुगर फ्री चावल, अगर उसे खाए तो शुगर नहीं होता। मतलब ऐसी हम मेडिसिन वाली चीजें हमारे यहाँ उगती है। बट आज अगर मैं अपने गांव की बात करूं, तो पूरा गांव बंजर हो रखा है, कोई खेती करने को तैयार नहीं है। आज वहाँ का युवा, अगर मैं बात करूं, होटलों में और हलवाई का काम कर रहा है, लेकिन अपनी खेती की तरफ काम नहीं कर रहा है। जबकि हमारी खेती से सोना उगता है, और यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां उगती है कि जो इसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज तो ये बेरोजगारी हम अपना उत्पन्न कर रहे हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत की तरफ अगर भागे तो कई बार मैं देखता हूँ कि पौड़ी या चमोली जिलों में बीटेक और आईटेक करे हुए कीवी को देख लो, चाहे वो एक मशरूम गर्ल है, वो भी तो काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं उगा रहे वो मशरूम? आज हमारे प्रदेश में इतने बढ़िया बढ़िया मशरूम, इतनी बढ़िया बढ़िया खेतियां हो सकती है, और सरकार इतना प्रोत्साहित हमें करती है, फिर भी हम युवा बस सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, रोडों पे उतरे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके गांव में बहुत अच्छी खेती होती है। हाँ, समस्याएं जरूर है कि गांव में बंदर है, कि जंगली जानवर आपको करते हैं, तो सरकार उनके लिए भी बंदोबस्त कर रही है। आज वो टाइम चले गया कि जब हल लगाना पड़ता था। आज क्रांति चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं आज बहुत वैसे यंत्र हमारे पास है कि जिनसे हम खेती कर सकते हैं और स्मार्टनेस वाले काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे युवाओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरफ अपने रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं ये सभी युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि काम करना वाला होना चाहिए, काम की कमी नहीं उत्तराखंड में। वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ संजय नोटियाल सर है, और साथ ही आपने उनके विचार सुने। अभी जो उन्होंने कहा है कि काम की कमी नहीं है, बेशक उनकी बात बहुत सही है, क्योंकि काम करने वालों की कमी नहीं, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं या तो नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की तरफ। क्योंकि अभी आपने जो सर ने बातें कही हैं उन पे ध्यान दें और करें, क्योंकि वो बातें सही हैं और अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने जनता के लिए। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ में दिखाएंगे।